हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए। और जिस दिन का हमें इतने दिनों से इंतजार था, फाइनली वो दिन, शायद जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक वो दिन आ चुका होगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है 10th क्लास का वो आउट हो चुका होगा। जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कजन्स हैं, उन सब का रिजल्ट आपको पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपका रिजल्ट डिस्कस करने नहीं आए हैं। इस वीडियो का आपका इतने दिनों से वेट था, आज आपका वो वेट ओवर हुआ है। और आपकी, यस, ये आपकी पहली क्लास है और साइंस की। और कुछ आपकी ऐसे लिए बेसिक बातें हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ फर्स्ट क्लास है जो आपके लिए फ्री होगी, सारी ही क्लासेस आपके लिए यहाँ पे फ्री होंगी, क्योंकि यूट्यूब खुद आपको एक फ्री कंटेंट देता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो आपको कंटेंट दे वो भी आपके लिए क्या हो, फ्री हो। तो यहाँ पर होने वाली आपकी सारी क्लासेस जो होंगी वो फ्री होंगी। पर मेरी एक शर्त है कि आपको ये करना होगा कि जो भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको हैंड रिटन करने पड़ेंगे। और आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी फर्स्ट डे से ही कंटिन्यू होनी चाहिए। और वो जो आपकी प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमें कल ही बोर्ड देना है, और बोर्ड की तरह ही हमें इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है। Now we have discussed about their topic. There is a first chapter of your science. That chapter name is a chemical reaction and a equation. ठीक है। Firstly we have discussed about their definition. Chemical reaction actual में होता क्या है। ठीक है। कुछ हम थ्योरी से भी, कुछ हम प्रैक्टिकली भी ऐसे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द इनिशियल सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है, यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इनिशियल सब्सटेंस, इनिशियल का मतलब कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर रिएक्टेंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। रिएक्टेंट क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर और दूसरे के साथ अपना पेयर बनाकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा एक्चुअल में होता क्या है, इस पे भी हम आएंगे। ये इस चैप्टर की मेन चीज है, इस पे भी हम आएंगे। ठीक है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर है आपका HCl प्लस, यहाँ पर है हमारा कोई भी, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। इतना तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में हमारे हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव सीरीज वगैरह होती हैं। ये सारी चीजें तो आपने क्लास 9 तक पढ़ी हैं। ठीक है। तो आज हम उसी का ही यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं आपका H2+O। ठीक है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस। तो जो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस आपको फॉर्म्ड हुआ है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इस वाली साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो आइडेंटिटी वो अलग थी। कैसे कि H जो था वो हमारा क्या था, हाइड्रोजन। यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी अलग थी। O क्या था हमारा, ऑक्सीजन। यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग थी। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का। अब देखो, ये अलग आइडेंटिटी में अलग प्रॉपर्टी शो करने लगे ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रिएक्टेंट में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वैसे ही उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या था हमारा, गैस। ऑक्सीजन क्या था हमारा, गैस। और कन्वर्ट किसमें हुआ, ये लिक्विड में हुई ना, प्रॉपर्टी अलग। तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है रिएक्टेंट में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसी चेंजिंग प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, आपने एक ही वर्ड से कितनी सारी यहाँ पर आपने डेफिनेशन बना ली है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। आपकी ये फर्स्ट क्लास है बेटा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से कॉन्सेप्ट डिफरेंट लगेंगे, बट जब धीरे आप कंटिन्यूअस क्लास को लोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज है या फिर नहीं है।
अगर मैं बेसिक भाषा में समझाऊं तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें पता कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सर्दियों में पानी का गर्म करना, कैसे, इवेल्युएशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल कहलाता है ये। फर्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट का क्या होना, चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये है हमारा H2O। H2O मतलब क्या होता है, वाटर। इसको आपने क्या किया, फ्रीज किया। फ्रीज किया किससे, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और कन्वर्ट किस में हुआ, ये आइस में। तो यहाँ पर क्या चेंज हुई इसकी स्टेट, यहाँ पर था ये लिक्विड स्टेट में और यहाँ पर हो गया ये सॉलिड स्टेट में। हुई ना इसकी स्टेट चेंज। इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन रिएक्शन क्या है, हुआ है, ठीक है। अदर एग्जांपल की बात करते हैं इसकी। तो जैसा कि आपने देखा, इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है चेंज इन कलर, यानी कि हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा हुआ है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जब वो रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट में अगर उसका अलग कलर है और प्रोडक्ट में उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन आपका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी डेली लाइफ से ही मैं बिलोंगिंग एग्जाम्पल लूं, तो डेली लाइफ में हम इतने सारी चीजें करते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी सब्जी बनाती हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। आलू की सब्जी है, आलू का कलर पहले कैसे था, सफेद था। उसके बाद आपने उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, यानी कि मसाले डाले, मसाले डालकर उसके कलर्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुआ, एक अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। और किसके द्वारा हमें पता चला, उसके कलर चेंजिंग के द्वारा हमें यहाँ पर पता चला, ठीक है। तीसरा है आपका इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवेल्युएशन करना। इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, जैसे कि पानी का उबालना, जो आप सर्दियों में करते हो, है ना। जब आपने देखा होगा पानी ज्यादा उबलता है तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं, तो बबल्स क्या करते हैं, वो गैस के द्वारा क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, गैस का इवेल्युएशन हो रहा है, ठीक है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। टेम्परेचर में हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी आता है। ये इस चैप्टर के दो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि एंडो एक्सोथर्मिक होता क्या है। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जहां पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, वहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर अभी के टेम्परेचर की हम बात करें कि जो भी यहाँ पर आइस हुआ या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज हुई, वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के द्वारा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। पानी को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं, किसके द्वारा रखते हैं, टेम्परेचर के द्वारा। तो वहां पर पानी क्या हो जाता है, अपनी स्टेट बदल लेता है, किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आए कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस विल हैपन, विल नॉट हैपन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका अगला पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, चैप्टर का आधा भाग आप पढ़ चुके हो। आधा भाग है आपका केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इन्हीं सारी स्टेट्स को, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को या करेक्टरिस्टिक्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना या फिर फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करना ही आपका प्रोसेस कहलाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम। ये है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमने लिया है वाटर। वाटर का फॉर्मेशन, वाटर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर लिया है, वाटर को किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम यहाँ पर, ये देखो, रिएक्टेंट में हमने लिया है यहाँ पर H2 + O, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट यहाँ पर कन्वर्ट करना है। H2 क्या है हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन के साथ। इसने यहाँ पे हमारा क्या बनाया, H2O। ये क्या बन के आया, वाटर हमारा। ये हुआ सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इनका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल के साथ जब हम अपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, हम अपनी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल और एंड फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, सिंबल और फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करके।
अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। देखो, अब आपका अगला टॉपिक है जो कि मैंने अभी बोला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर, इस टॉपिक का नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पे आगे के नोट्स एड डाउन नहीं किए हैं ताकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन उठता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है ना। ये चैप्टर में हमें बार बार बोला जाता है, आप अनदर वीडियोस भी देखोगे, क्लास में भी पढ़ोगे, आपको बार बार बोला जाएगा कि इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन क्या आपको ये किसी ने बताया कि इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं? तो इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द लो कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास? पढ़ा था हमने ये। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ये हमारा लॉ? ये हमारा लॉ कहता है कि इक्वेशन कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम किसी भी वैल्यू को ना ही तो बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर वो इस साइड पे दो है तो रिएक्टेंट साइड पे दो है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी क्या होगी? दो ही होगी। क्यों? क्योंकि ना ही हम उसे क्रिएटेड कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर अब आपसे कोई आगे क्वेश्चन पूछता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है, तो आप सबको रिप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। ये होता है हमारा रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होना क्या होता है? जरूरी होता है। वो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे जरूरी होता है। देखो बेटा, ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना। ये है आपकी रिएक्टेंट साइड और ये है आपकी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट एलिमेंट और यहाँ पर हम लिखते हैं आपके प्रोडक्ट एलिमेंट। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि स्पीड में थोड़ा वो ऐसे चली जाती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास Fe है। Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का। Fe की जो रिएक्टेंट में वैल्यू है वो क्या है? 1। क्या है? 1 है। H यानी कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है हमारी? 2 है। O यानी कि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैल्यू भी क्या है हमारे पास यहाँ पर? 1 है। अब हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं। Fe की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 3 और ऑक्सीजन की वैल्यू है 4 और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर? 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Fe की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पर कितनी है? 3। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये दोनों सेम है। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा? 4 है। तो यानी कि ये अनइक्वल है, बैलेंस है ही नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब हम इसे क्या करना है? हमें इसे बैलेंस्ड करना है, जो कि आपको यहाँ पर जरूर सीखना है क्योंकि ये तो एग्जाम में कंपलसरी आपके लिए आने ही वाला है। तो हम इसे बैलेंस्ड करते कैसे हैं? ना ही तो हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं और ना ही हम कुछ भी यहाँ पर घटा सकते हैं। जो वैल्यू है हमें इक्वली क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किसके साथ हम किसको एड। देखो, यहाँ पर Fe की वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 3 से करा देते हैं तो यहाँ पर Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डन है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3Fe। एक चीज क्लियर हुई। उसके बाद है हमारा यहाँ पर H2O। क्या है हमारा यहाँ पर? H2O। ऑक्सीजन की वैल्यू इधर क्या है हमारी? 4 है और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर तो हम पावर एड ऑन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पावर एड ऑन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4H2O। अब ये चीज तो हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो कि जो H की वैल्यू है हमारी वो भी क्या हो गई? वो भी क्या हो गई? डबल हो गई ना। 4 टू जा कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमें इसे भी इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर भी 4 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो गई हमारी इक्वेशन? क्या हो गई? बैलेंस हो गई। देखो, यहाँ पर भी Fe की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है।
यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है आपकी 4 2 जा 8, O की वैल्यू कितनी है आपकी 4, क्योंकि ये कॉमन में होता है। ये तो आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो दोनों के क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इधर वाली साइड देखो, यहाँ पर भी Fe की वैल्यू कितनी है 3, O की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है 4 2 जा 8। अब देखो दोनों चीजें इक्वल है ना, 4 4 8 8 3 3। समझ आया आपको कि हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक चीज मैं आपको और समझा देती हूँ कि ये जो आपका बैलेंसिंग टॉपिक है ना, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से ज्यादा समझ पाओगे। मैं ये बोलूँ कि एक ही दिन में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको घर पे रिवाइज करोगे, उतना ही आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। ठीक है, ये आपके चैप्टर का अगला टॉपिक है जो है कि आपका टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड अदर देन 6 इंक्लूडेड। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पहला टाइप जो कि है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपका क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, यानी कि जुड़ती हैं और मिलकर बनाती हैं आपका एक सिंगल प्रोडक्ट, वही कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। टू और मोर यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं यानी कि आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मूला है इसका यानी कि ए और बी, सिंगल प्लस सिंगल, यहाँ पर है हमारा सिंगल प्लस सिंगल रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिलकर एक सिंगल फॉर्मूला बनाते हैं तब बनता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया है मैंने यहाँ पर, आपका है बर्निंग ऑफ कोयल यानी कि कोयल का बर्न होना। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका सी, सी सिंबल होता है आपका कार्बन का, O2 होता है आपका ऑक्साइड का, और ये बनाता क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी आपका कार्बन क्या है, गैस है, ओ क्या है आपका गैस है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है आपके गैस में, सॉरी सी क्या है आपका सोलिड है, कार्बन क्या है आपका सोलिड है, सोलिड गैस मिलकर क्या बना रहा है आपके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है आपका एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ए में जब हम बी को ऐड कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है ए बी में, इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ जो इसका अगला टाइप है। ये आपका सेकंड टाइप है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है आपका। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये इसका उल्टा है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो वो आपका कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, देखो ये है आपका सिंगल, ये क्या है आपका सिंगल, यहाँ पर ये आपका सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है आपके दो प्रोडक्ट में, एक तो आपका ये और एक आपका ये। ठीक है, नाम भी बताऊंगी इनका और आपको डिफाइन में भी ये समझाऊंगी कि ये है क्या। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। डेफिनेशन हमसे कह रही है कि रिएक्टेंट में सिंगल है और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब वो कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो वो तीन तरीके होते हैं। एक तो हीटिंग के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, दूसरा लाइट के द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इन्हें अलग कर सकते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि डीकम्पोजिशन के भी क्या है, री टाइप है, जो कि आपके तीन टाइप हैं। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और तीसरा है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अभी पहले वाले को हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहला वाला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है जहां पर आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है, ये क्विकलाइम होता है। क्विकलाइम हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने पीओपी सुना होगा, आपके घर पे जो पेंट वगैरह होता है वो जो होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
अगर हम उसे हीट करते हैं तो उसमें से क्या होगा, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो अलग हो जाएगा और वो रिलीज क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिख रही होंगी, एक इक्वेशन आपको कॉम्बिनेशन का टाइप दिख रहा है, समझ रही हूँ मैं, बट ये इक्वेशन ना थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो वो चेंज होता है, हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइन करते हैं, ठीक है। और उससे पहले वो हमारा इस फॉर्म में होता है, यानी कि कैल्शियम के साथ हम क्या करते हैं, कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं और वो चेंज होता है, हो जाता है हमारा किसमें, पूरे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। डिकम्पोजिशन भी आपको समझ में आया, डिकम्पोजिशन का पहला टाइप रिएक्शन का सेकंड टाइप जो कि है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम एनर्जी को यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और इसका एक ही सिंपल एग्जाम्पल है, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पर हम आपको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। फर्स्टली बेटा मैं एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि मेरी ड्राइंग को यहाँ पर बिल्कुल भी आप ये मत बोलना कि कैसी ड्राइंग है, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, तो मैं इतनी अच्छी ड्राइंग यहाँ पर नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत इधर उधर मेरी ड्राइंग लगेगी। कोशिश करूंगी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है मैं उसको अच्छे से क्लियर करा सकूं, ताकि आप इजीली और अच्छे से ये समझ पाओ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो प्रोसेस है वो आपका कैसे काम करता है, ठीक है। आपने सिंपली ये तो प्रोसेस सुना होगा कि हम पानी को कैसे गर्म करते हैं, जो कि आप सर्दियों में पानी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये कुछ इस तरीके से है, या तो आप इसे बाल्टी मान लो या फिर ये बीकर मान लो। और यहाँ पर हमने बनाया है एक सेल जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा है। मैं अगेन यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी जज मत करना कि ये ड्राइंग कैसी है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी दो वायर यहाँ पर कनेक्ट की है और दो यहाँ पर हमारे जो रोड होती है उसके दो पोल्स हैं, ठीक है। ये वाली साइड जो होती है हमारी, ये साइड को बोलते हैं हम एनोड, जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर वाली साइड होती है हमारी कैथोड, जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तभी हमारी सेल क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसमें क्या ऐड किया हुआ है, सबसे पहले हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया है, यानी कि H2 ऐड किया, उसी को तो हम गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके हम उसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड करोगे, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड करोगे, आप देखोगे जो ये रोड के दोनों पोल्स हैं ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। कैसे, जो एनोड है वो अलग गैस रिलीज करेगा और जो कैथोड है वो आपका अलग गैस रिलीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि एनोड कौन सी गैस रिलीज करेगा और कैथोड आपकी कौन सी रिलीज करेगा। तो एनोड आपकी O2 गैस को रिलीज करेगा और कैथोड आपकी हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जो प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है। वाटर को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं और वो ब्रेक डाउन करता है दो एनर्जी में, जो कि पहली एनर्जी है आपकी ऑक्सीजन और दूसरी एनर्जी है आपकी हाइड्रोजन, और दोनों ही उनकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी गैसेस है दोनों ही, और वो दोनों ही गैसेस की फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आया होगा इजीली। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बट मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो किस तरीके से क्या करता है, काम करता है, ठीक है। O2 गैस यहाँ पर रिलीज करता है एनोड और H2 यहाँ पर रिलीज करता है हमारा कैथोड। और एनोड और कैथोड क्या होते हैं ये भी आपको याद रखना है। एनोड पर पॉजिटिव आयन होते हैं और कैथोड पर आपके नेगेटिव आयन होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही थर्ड टाइप। आपका अगला वाला टाइप है जो कि है आपका फोटोलाइटिक या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम सनलाइट एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, यूज लाइट
यानी कि हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो हमारा रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एनर्जी का यूज करते हैं और जब वो एक नए प्रोडक्ट में स्प्लिट आउट होता है यानी कि ब्रेक डाउन होता है तो उसे तोड़ने के लिए जिस भी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है सनलाइट की। तो जो सनलाइट के द्वारा हम एक सिंगल रिएक्टेंट को अनदर दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करते हैं उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और उसको हमने क्या दिया है, सनलाइट दिया है। सनलाइट जैसे ही हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिलेगी, एक तो उसके कलर में चेंज देखने को मिलेगा और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी में हमें क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। AgCl पहले क्या था, एक सब्सटेंस था यानी कि एक सोल्ट था, लेकिन जैसे ही हमने उसको सनलाइट दी वैसे ही Ag क्या हुआ, हमारा अलग रह गया और दूसरा क्लोरीन क्या हो गई उसमें से रिमूव हो गई। अब अगर AgCl जब दोनों कंबाइन में एक सब्सटेंस थे तब जो उनका कलर था एक सिल्वरिश सा कलर था, लेकिन जैसे ही हमने उसको सनलाइट दी वैसे ही उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गई। तो सिंपली भाषा में अगर मैं समझाऊं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है सनलाइट में जब भी किसी चीज को हम रखते हैं तो वहां पर जो सनलाइट है वो क्या कर लेती है, उसकी लिक्विड कंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर लेती है और वहां पर बचता क्या है, सिंगल सब्सटेंस बचता है और वो जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम इसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये बेटा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये स्टोरी अगर आप सुनोगे तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये हो आप, ठीक है, और ये है आपका एक दोस्त। ये आप हो, जो भी आपका नाम है, कुछ भी हम आपका नाम रख लेते हैं, जैसे आपका नाम हमने रख लिया चिंटू। अब यहाँ पर एक और आपका दोस्त है जिसका नाम हमने रख लिया पिंटू। इधर भी आपका एक और दोस्त है जिसका हमने नाम रख लिया मिंटू। ठीक है, कोई भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नाम लिया है। अब ये जो मिंटू है ना, ये आपका क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी कि बचपन से आप फ्रेंड हो, बचपन से ही आप साथ रहे हो, बचपन से एक स्कूल में पढ़े हो और गली में भी सेम रहते हो, सेम स्कूल जाते हो। लेकिन पिंटू क्या है, पिंटू आपका वो फ्रेंड है जो कि एग्जाम में मतलब बहुत अच्छा पढ़ता है, एग्जाम में नहीं, ये बोल सकते क्लास का क्या है, टॉपर है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा पढ़ता है। अब आपके पास एक सिचुएशन है कि भाई अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब आपके पास एक सिंपल सी सिचुएशन है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अब आप मुझे सिंपली ये बताओ कि आप किसके साथ फ्रेंडशिप रखोगे। चीटिंग करके बिल्कुल भी नहीं बताना, ये मत बोलना कि नहीं मैं हम तो अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। जब सिचुएशन आती है तो हम स्प्लिट मार जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन अभी आपके पास है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपको एग्जाम में किसकी ज्यादा जरूरत है, अभी आपको जरूरत है पिंटू की। किसकी जरूरत है, पिंटू की। तो आप क्या करोगे, मिंटू को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और किसके साथ आपने अपना नया रिलेशन बना लिया, वो था आपका पिंटू दोस्त। क्यों, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और अभी आपको क्या है, उसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, इस टाइम फायदेमंद है। तो ऐसे ही हमारा ये वाला टाइप है जो कि है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए मोर सब reactive element displace a less reactive element from its salt solution। क्या करता है, यानी कि एक जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो वहां से हटके क्या करता है, मोर रिएक्टिव के साथ अपना एक नया रिलेशन बनाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक पूरा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से जो हमारा सोल्ट है वो लेस को छोड़कर क्या करता है, मोर के साथ अपना रिलेशन बनाता है, डिस्प्लेस कर लेता है लेस से मोर के साथ। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसका आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यानी कि आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रखते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। देखो, आयरन का सिंबल होता है Fe और कॉपर सल्फेट का सिंबल होता है CuSO4। अब ये तो आपको पता है कि Fe और Cu में सबसे मोर पावरफुल कौन सा है, आपका Fe। तो जो SO4 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और Cu क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। यानी कि
Fe आपका वही दोस्त है जो अभी क्या है, टॉपर है, और SO4 ने उसके साथ दोस्ती बना ली और Cu को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया, जबकि Cu क्या था, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। आपको समझ में आया? और यहाँ पर ये जो नीचे लाइन लिखी है, द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेडेड्स टू लाइट ग्रीन, ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो कलर वाली आपकी है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि जब आपका जो कलर है वो CuSO4 के साथ किस कलर में था, और अगर वो सिंगल था तो वो किस कलर में था। तो जो CuSO4 था, जब सल्फेट के साथ था तब उसका कलर था यहाँ पर ब्लू कलर, और जैसे ही वो सिंगल गया तो उसका कलर क्या हो गया, लाइट ग्रीन में वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर उसके एलिमेंट्स में तो चेंज आया ही आया है, उसी के साथ साथ उसके कलर्स में भी क्या आया है, यहाँ पर चेंज आया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और ये वाले एग्जाम्पल से तो आपको इजीली और समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। वहां पर अब हम समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, जो कि इसी से रिलेटेबल है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट को माइंड में रखना है। सिर्फ वहां पर क्या है, इक्वेशन है, दोनों तरफ सोल्ड सोल्यूशन है, और वहां पर आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को चेंज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही बिलोंगिंग क्या है, हमारा ये वाला टॉपिक है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इसमें थोड़े से चेंजेस है जो कि आपको यहाँ पर समझना है। आ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। वहां पर हमने पढ़ा था दो सब्सटेंस के बीच में क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था। जो मोर पावरफुल था उसके साथ क्या कर रहा था, वो अपना रिएक्शन कर रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स क्या करते हैं, अनदर दो कंपाउंड्स के साथ अपना एक्सचेंज करते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे है Na2SO4 जो कि ऑलरेडी एक सब्सटेंस है, यानी कि एक कंपाउंड है। BaCl2 ये भी क्या है, एक अनदर कंपाउंड है हमारा। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। वहां पर रिप्लेस कर रहा था, जो मोर पावरफुल था उसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे Ba किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, और Na2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, ठीक है। और ये यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन में लिखा हुआ है, सिंपल। यहाँ पर आयंस क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और वहां पर क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था। एक और जब आप यहाँ पर अपने नोट्स बनाओगे, अपनी बुक्स को रीड करोगे, आपको एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि है आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, लेकिन सारी ही इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट की प्रेसिपिटेट नहीं होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो सोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर में क्या नहीं होते, घुलते नहीं है। वाटर में क्या नहीं होते, घुलते नहीं है। जो पानी में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है BaSO4, BaSO4 क्या होता है, हमारा बैरोन होता है। बैरोन क्या होता है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता और वाटर में डिसोल्व नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, वो ये है कि ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट टू बी अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होते हैं। अब चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपका ये है फिफ्थ टाइप, लास्ट है वैसे तो ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वही प्रोसेस को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस भी प्रोसेस में हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं और हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए समझते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन को ऐड करें और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव करें, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पर आपका कार्बन में हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर O2। O2 मतलब ऑक्साइड, उसने बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं।
रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, जहां पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्लियरली समझाऊंगी कि ऑक्सीडेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कैसे समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस जगह पर यूज होते हैं, फिर या किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का रिमूवल करना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल आपकी ना ही बुक में आपको दिया हुआ होगा ना ही सपोर्ट में, बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको ऐड किया है, जो कि है आपका मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मोनोऑक्साइड जो है Mn, यानी कि मैंगनीज आपका सिंगल रह जाएगा और H2O क्या हो जाएगा आपका एक साथ बॉन्ड बनाने का। तो यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड किया है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको किस कंडीशंस में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर आपको किस सिचुएशन में पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से पहले आपका एक और अनदर कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका एक नया वर्ड है, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेटा अंदर के वर्ड्स हैं जो कि आपको नोट्स में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना ही आपके बुक्स में क्लियर होते हैं, लेकिन रैंडमली एग्जाम में दे देते हैं, तब आप ये सोचते हो कि ये वर्ड्स आया कहाँ से है। ये बुक में ही होते हैं, सिर्फ पढ़ने का तरीका आपका अलग होता है। तो अब हम अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे कि रिडक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। अब आपका ये एक नया कॉन्सेप्ट है, रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो रिडक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ दिखाई दें, तब बनता है हमारा रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, रिडक्स रिएक्शन आपका तब बनता है जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ देखने के लिए मिले, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन भी और हाइड्रोजन का एडिशन भी आपको एक साथ देखने के लिए मिले, वो प्रोसेस कहलाता है आपका रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है आपका CuO प्लस H2, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का भी ऐड हो रहा है। तो जब बोथ आर प्रोसेस इन्वॉल्व, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आपका रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, दोबारा देखो यहाँ पर CuO यानी कि ऑक्सीजन का भी एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है, और अगेन यहाँ पर रिमूवल भी दोनों का हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ मिलते हैं, इन्हीं दोनों को हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बट ये वो टॉपिक होते हैं जो आपको क्लियर नहीं कराए जाते हैं, और एग्जाम में आपको ये वर्ड्स देख के ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या कुछ एडिशनल पढ़ लिया। अब जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होने की कगार पे आ रहा है, यानी कि हमने शुरू से जिस मेहनत से पढ़ा है वो मैं सिर्फ आपको दोबारा ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा जो भी नोट्स हैं आप उनको हैंड रिटन में नोट्स बनाओ। फर्स्ट डे से ही आपको 95% का एम बना के चलना है, तब जाकर आप अपने अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को अचीव कर पाओगे। सिर्फ इतनी मेहनत आपको करनी है, कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं होगी, 100% प्योर और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपको चैनल पर मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर जुड़े रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का कि ऑक्सीडेशन जो आपका रिएक्शन है वो आपकी डेली लाइफ में आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो डेली लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज आपको ये पढ़ने से पता चलेगा। अब ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है, यानी कि किन किन चीजों से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विल हैपन है। ठीक है, सबसे पहला है आपका कोरोसन। कोरोसन मतलब होता है किसी भी चीज में जंग लगना, किसी भी मेटल में क्या होना, जंग लगना। ठीक है, जिसमें जंग लगता कैसे, यानी कि कोरोसन जो है वो होता कैसे है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि कोरोसन होता क्या है या फिर कोरोसन होता कैसे है। तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, जब भी कोई मेटल एयर या मॉइस्चर के कनेक्ट में आता है,
तभी उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, यानी कि वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कोरोशन कहलाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगना। दूसरा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर का काला पड़ जाना। तीसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर का हरा हो जाना। यही सारे जो एग्जाम्पल हैं, यही सारे इंडिकेशन ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, यानी कि हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं, तो बाय गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने मेटल्स को सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है, ग्लेवेलाइजेशन होता है किसी भी मेटल पर एक नई परत चढ़ा देना, ताकि जो हमारा एयर या मॉइस्चर है वो उसको इजीली इफेक्ट ना करे। ठीक है, बाय अप्लाइंग पेंट, टाइम टाइम पर उस पे क्या करते रहना, पेंट अप्लाई करते रहना। क्यों, क्योंकि पेंट पर जो मॉइस्चर है वो इजीली इफेक्ट नहीं करता है। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि टाइम टाइम पर उसकी शीट्स को चेंज कराना, कवर्ड कराना बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। ये सारे प्रोसेस ऑक्सीडेशन से क्या कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है जो है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेंसिडिटी। अब है आपका ये सेकेंड पार्ट जो कि है रेंसिडिटी, यानी कि हम एक और तरीके से पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन विल हैपन, जो कि है आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। आपने सुना होगा बेटा, जब मॉइस्चर क्या हो जाता है, मॉइस्चर खाने पीने की चीजों में कनेक्ट होने लग जाता है, यानी कि एयर जो इनसे पास होने लग जाती है, तो चीजें जो है ना, मम्मी के मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा कि वो खाने पीने की चीजों को क्या करती हैं, धूप में सुखाती है। घरों में आपने नॉर्मली देखा होगा, ऐसा क्यों करती हैं, ताकि एयर और मॉइस्चर जो है उनकी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। जैसे ही खाने पीने की जो चीजें हैं वो एयर और मॉइस्चर के कनेक्ट में आती हैं, वैसे ही जो खाने पीने की चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, रेंसिडिट हो जाती हैं। रेंसिडिट मतलब उनमें से बैड स्मेल्स आने लग जाती है, और उनका जो टेक्सचर है वो कैसा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट होने लग जाता है। उसमें जो क्रंचीनेस हो जाती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप चिप्स का पैकेट लाते हो, चिप्स के पैकेट को आप बरसात के मौसम में खुला छोड़ दो, नॉर्मली भी आप खुला छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि जो चिप्स हैं वो आपके सीलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, जो कि कब होता है, जब भी कोई खाने पीने की चीजें जो होती है वो अपना ऑयल एक्सैक्ट कर देती है, यानी कि वो मॉइस्चर एयर के कनेक्ट में आते ही अपने एयर को एक्सैक्ट करने लग जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से हम बच कैसे सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एडिंग ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है, जैसे आपने पुराने समय में सुना होगा या अभी भी सुनते हो कि गेहूं की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि साल में एक बार ही गेहूं की खेती होती है, तो वो कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम उसे सेफ रखते हैं, वो सारी उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, यानी कि दवाइयां डालते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा गांवों में माचिस की तिल्लियां डालते हैं, नीम की पत्तियां डालते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी खाने पीने की चीजों को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर। हमेशा हमारे जो भी मसाले होते हैं, दालें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, हम उनको क्या रखते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स में, एयरटाइट कंटेनर में हमेशा उन्हें पैक करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर के कनेक्ट में ना आए और वो चीजें खराब ना हो। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अभी आपके दो टॉपिक और बचे हैं बस, एंडो और एक्सोथर्मिक। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है, एंडो मतलब एंटर, सिंपल भाषा में, ताकि आपको ये याद रह सके। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और उस प्रोसेस में हीट क्या हो, रिलीज हो, उस प्रोसेस में हीट क्या हो, रिलीज हो। कब, जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज होगी, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, जब हम रिएक्टेंट को मिलाकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट के साथ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है अपनी मीथेन, और मीथेन को हमने यहाँ पर बर्न कराने के लिए क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है।
कोई भी मेटल आपका तभी बर्न करेगा जब उसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और रिलीज क्या कर रहा है, हीट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये जो आपका एग्जाम्पल है, अगर आपको याद होगा तो ये एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब चलते हैं अपने एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में मैंने अभी आपको बताया, एंडो मतलब एंटर करना। ठीक है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब हम रिएक्टेंट बनाते हैं, हमारा कोई भी रिएक्टेंट जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एक नए प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और वो जो एनर्जी होगी वो आपकी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, और तीसरा आपका वो सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। वो आपकी लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों फॉर्म में हो सकती है। तो ये वाला एग्जांपल हमने किसमें पढ़ा था, डीकंपोजिशन रिएक्शन की भी आपकी सेम डेफिनेशन थी। मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल लिया है। देखो हीट के साथ कैसे होगा, ये हमारा यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या दिया है, हीट दिया है, और इसने एक नए प्रोडक्ट में क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पर H2O है, सिंगल रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, और ये किस में आपका कन्वर्ट हुआ है, किन दो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, H2 प्लस O2। फिर उसके बाद है आपका AgCl, जो कि अगेन आपका क्या है, सिंगल एक आपका रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने कौन सी एनर्जी को यहाँ पे ऐड किया है, सनलाइट को, और ये सनलाइट के ऐड होते हैं यहाँ पर दो नए प्रोडक्ट में क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, सिल्वर प्लस फ्लोराइड, यानी कि Ag प्लस Cl। यहाँ पर बेटा जो भी इक्वेशंस मैंने मेंशन की है, ऑल ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर ज्यादातर इक्वेशन वही है जो मैंने बैलेंस नहीं की है। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन यहाँ पे ऐसी लगे कि ये तो बैलेंस नहीं है, यस, मैंने सारी इक्वेशंस को यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे इक्वेशन मैंने मेंशन की है। बैलेंस आप खुद भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैलेंसिंग जो टॉपिक है ना, उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा वो बिल्डअप होता रहेगा और उतना ही वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म होते हैं। अगेन थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे मोरलिटी है, वैसे तो मैं इतनी बड़ी कोई टीचर नहीं हूँ कि आपको यहाँ पे मोरलिटी सिखाऊं, बट फिर भी टीचर तो हूँ कि जो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझा सकती हूँ। अभी देखो आपके घर में रिजल्ट आया है, तो थोड़ा सा माहौल ऐसा सा होगा कि कुछ बच्चे खुश भी होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर दुखी भी होंगे, वो भी बच्चे होंगे जो टॉप करके आए, और वो भी बच्चे होंगे जिनकी सप्ली आई होगी, या फिर जो ऑलमोस्ट फेल ही होंगे। ठीक है, लेकिन घबराना किसी को भी नहीं है। अभी देखो लाइफ में उस फेज से आप गुजर रहे हो कि जहां पर आपको रियलाइज होगा, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है, जो फेल हुए हैं, तो अगर उन्हें महसूस होगा कि हाँ गलती हमारी थी, तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का आपके पास ऑप्शन है, उसका आप फॉर्म फिल करके आप दोबारा एग्जाम देके अपनी गलती को सुधार सकते हो, आपके लिए लास्ट मौका है। नहीं तो फिर आपको अगली साल फिर आपको उसी में जाना पड़ेगा। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा इसको मत देखो कि वो मुझसे ऊपर क्यों है, हमेशा ये देखो कि जो मुझसे नीचे हैं, मैंने तो उनसे अच्छा किया ना, तो मैं उनसे थोड़ा ऊपर पहुंच गया, आप उनको सपोर्ट करो, तो कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। यही सारी चीजें आपके साथ लाइफ टाइम चलने वाली है। मार्क्स कहीं पे भी इतना मैटर आपके लिए नहीं करेंगे। और सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मेरी बातों को चाहे आप अच्छा भी ले सकते हो, बुरा भी, लेकिन 10th के मार्क्स अब कहीं पे भी मैटर नहीं करते हैं। तो इसलिए अपनी इस समय की अपनी लाइफ को एंडिंग लाइफ मत समझो। आगे आपके लिए पूरा जीवन खड़ा हुआ है, उसके लिए आप मेहनत करो। बाकी ऑल दी बेस्ट अभी से ही आपको, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम 95 कम से कम अचीव कर सके। तो उसी लेवल का आपको जोश मीटर और अपनी जो मेहनत है वो करके चलना है, ताकि हम 95 की जो मेहनत है वो पूरी कंप्लीट कर सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।